हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज ये एक नया प्रैक्टिस सेट है वाई ग्रुप का। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी जीके क्वेश्चन है। और इसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट आएगा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उसका अलग से वीडियो आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है जीके के हैं, और आज मैंने इसमें इमेज भी लगा रखी है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इमेज लगाई जा सकती है तो उसकी इमेज भी लगी हुई है। तो इससे थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, इमेज याद भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, और बीच में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मतलब संविधान में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसको संविधान का सोल कहा गया है। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, और आपके अंदर अगर आत्मा ना हो तो ह्यूमन बॉडी बेकार है। वैसे ही संविधान में अगर वो पार्ट ना हो तो एक तरह से संविधान अधूरा लगेगा। तो संविधान की आत्मा क्या है? तो ये सी नंबर जो है प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, और इसको पंडित नेहरू ने लिखा था उस वक्त जब संविधान बन रहा था। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। और चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, पहले गवर्नर जनरल होते थे, उसके बाद वायसराय हुए। तो वायसराय कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन जो है लॉर्ड कैनिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसमें माफ़ करिएगा, मैं इसकी इमेज नहीं लगा पाया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसे अगर भारत की बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है लंबाई में। वैसे ही एक विश्व में नदी है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी है। वो नदी कौन सी है? और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है उसकी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पर है? ये इजिप्ट, मिस्र में है। और इसको मिस्र की लाइफलाइन कहा जाता है। मिस्र की अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ के हिसाब से। उस क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो ये नील नदी है, इसका इमेज देख सकते हैं आप। ये वैसे कोई ड्रोन शॉट लिया गया है, उसी की इमेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। पहले तो ये समझते हैं आखिर हार्ड डिस्क ये है क्या। इसको एक तरह से कह सकते हैं ये स्टोरेज है। अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उसमें भी हार्ड ड्राइव ऐसा कहा जाता है कि इतने जीबी के हार्ड ड्राइव है। तो ये एक तरह से स्टोरेज है, और इसको गीगाबाइट में मापा जाता है। गीगाबाइट। आप जिस फ़ोन में देख रहे हैं अभी ये वीडियो, उसमें आपने रिचार्ज कराया होगा। जो डेली आपको डाटा मिलता है 1 जीबी, 1.5 जीबी, या फिर 2 2 जीबी जो मिलता है, वो गीगाबाइट ही होता है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता को जीबी में मापा जाता है, यानी गीगाबाइट में। और फ़ोन की जो रैम होती है, एक तरह से कह सकते हैं फ़ोन की स्टोरेज स्टोरेज कितनी है। किसी की 32 जीबी, 64 जीबी, या 128 जीबी, कितनी भी हो, तो वो जो जीबी होता है वो गीगाबाइट ही होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में एक कैमरे में हाइपोविलियन यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? रासायनिक नाम तो उसका सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं उसको। और ये अगर ठोस हो, विलयन ना हो जब इसका, तो ये क्रिस्टल के रूप में, जैसे आपने मिश्री देखी होगी, जो मिश्री नहीं होती है खाने वाली, बस वैसे ही क्रिस्टल की तरह होता है जब ठोस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त, उसके पहले भी या फिर बाद में, कई सारे बैंक ऐसे थे जो प्राइवेट बैंक थे, जिनका सरकार से कोई मतलब नहीं था। तो उस वक्त सरकार ने एक अभियान चलाया, और उसमें जितने भी बैंक थे, बहुत सारे बैंकों को उसमें राष्ट्रीयकृत किया गया। नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का। तो आखिर ये क्यों ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीयकरण करने की?
देखिए, अगर प्राइवेट बैंक है उसको जो प्रॉफिट लॉस होता है वो सब पूरा उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो बैंक के ऊपर जनता का ट्रस्ट भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें फायदे सबके लिए, मतलब विन विन सिचुएशन हो जाती है उस वक्त पे। तो उसी के कारण ये राष्ट्रीयकरण किया गया और सी ऑप्शन इसका सही है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, ये आपके समझने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर में एक सबसे लंबी हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो उसको कहते हैं सी ऑप्शन, फीमर। फीमर जो हड्डी है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है। ये कहाँ चला गया? ये है, देखिए इमेज यहाँ पर, और इसको और जूम करके दिखाते हैं। ये जो हमारे बैक से यानी कमर से और घुटनों तक की ये जो हड्डी होती है, जांग की हड्डी, ये फीमर हड्डी होती है और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है दोनों तरफ की। ठीक है, तो इनमें से आई होप कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। भले ही आपको नाम ना याद हो, लेकिन जांग की हड्डी जब नाम याद आएगा तो फीमर याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, तो उसमें बॉर्डर तो कई सारे हैं, मतलब काफ़ी लंबी दूरी, और बॉर्डर के कट जो हैं वो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन जो मेन उस वक्त पार्टीशन के टाइम में बॉर्डर बनाया गया था उसको क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन होगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं होगा। ये देखिए, ये जो व्यक्ति हैं आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनका नाम है सर रेड क्लिफ। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर थे इंडिया के। तो उनसे कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई पार्टीशन हुआ है तो कोई ना कोई रेखा बननी चाहिए, कोई बॉर्डर तय होनी चाहिए कि इतना एरिया पाकिस्तान का है, यहाँ से इतना, जैसे ये रेखा है तो इस तरफ का इंडिया का है और इस तरफ का पाकिस्तान का है, तो ये कोई रेखा तय होनी चाहिए। तो इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन से जब कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति बुलाएं जो इसमें एक्सपर्ट हो, तो उन्होंने सर रेडक्लिफ का नाम लिया। और ये पेशेवर थे, मतलब कहीं भी सीमा निर्धारण हो या फिर नक्शे की जानकारी, ऐसा जब भी बात आती थी तो ये काफ़ी एक्सपर्ट थे उसमें, सर रेडक्लिफ। तो इनको बुलाएगा और उन्होंने रेखा निर्धारित की भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो रेड रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये सर रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और जब ये तय हो गई, तो जब ये रेखा तय हो गई तो ये तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने इसका विभाजन किया था, तो इन्हीं के नाम पर सर रेडक्लिफ रेखा नाम रख दिया गया। और ये केवल यहाँ पर नहीं हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में भी, यानी बांग्लादेश जो आज का है, उसमें भी ये रेखा निर्धारित की गई। हालांकि अब उस रेखा का नाम बदल गया है, जीरो लाइन उसे कहते हैं, जो बांग्लादेश में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो सबसे पहले अच्छा चलिए इसको इमेज से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ऊपर कोई चीज़ है और जिसमें रस्सी बंधी हुई है, ये झूला बना हुआ है। ठीक है, ये झूला बना हुआ है, इसमें कोई लड़की बैठी है, इसमें कोई लड़की बैठी हुई है। अब ये झूला इस साइड में भी जाएगा, इस साइड में भी जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट दोनों तरफ जाएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, आवर्तकाल क्या है, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए आवर्तकाल क्या है, मान लीजिए झूला इधर राइट में यहाँ तक गया, और इधर से फिर लेफ्ट में भी उतनी ही दूर जाएगा, जितना राइट में जाएगा उतना ही लेफ्ट में जाएगा। तो ये लेफ्ट से राइट तक की जो दूरी है, इसको तय करने में जो समय लगता है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो उसको समय लगता है, उसको आवर्तकाल कहते हैं, यानी दोलन काल भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़की उसमें आकर उस झूले में, ये जो झूला बना हुआ है इसमें अगर कोई दूसरी लड़की भी आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए झूले का क्या है कि इसमें वजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वेट का कोई मतलब नहीं होगा। अगर एक लड़की बैठी हुई है
और आकर दूसरी लड़की भी बैठती है, तो उसके वजन से कोई मतलब नहीं है, उसका आवर्तकाल सेम रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर ये जो झूले की रस्सी है मान लीजिए इतनी बड़ी है, इसका जो आवर्तकाल होगा मान लीजिए कुछ आवर्तकाल होगा, लेकिन अगर इसी रस्सी को काट कर इतना कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए, तो उस हिसाब से फिर आवर्तकाल कम या ज़्यादा हो जाएगा। आवर्तकाल जो है इसकी रस्सी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अब। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ने पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, तो जो आसानी से याद रहते हैं ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है इसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बोल सकते हैं। और ये इमेज में आपको दिख रहा है, ये देखिए इमेज, काफी शानदार मंदिर है, सुंदर सा मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर, माउंट आबू के पास में ये स्थित है, सिरोही जिले में। ये जैन लोगों का मंदिर है और ये जैन के जो जैन होते हैं उनके तीर्थंकर, अब मुझे ये तो नहीं मालूम है कौन से नंबर के तीर्थंकर को समर्पित है, लेकिन जैन लोगों का ये मंदिर है। बहुत ही अच्छा है, शानदार मंदिर है, मतलब घूमने लायक जगह है। और इसी के साथ ही और भी कई मंदिर बने हुए हैं आसपास में। और एक माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहीं पर। तो अच्छी जगह है, राजस्थान में घूमने लायक जगह है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।